लक्ष्य है ना? यही है ना? कोई नई बात तो नहीं है, वही बात है। खाली लक्ष्य और लक्षण नाम से लोग समझते हैं ये क्या लक्ष्य लक्षण की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, वही है, प्रयोग और शास्त्र की बात है। लक्ष्य मतलब जो हो रहा है और लक्षण मतलब जो हो रहा है उसको उसका एक नियमबद्ध रूप तरीका देना, एक नियमबद्ध रूप देना, ये लक्ष्य लक्षण है। और इसका सारस्वत संगम क्या है? हमें मालूम है सरस्वती माँ है हमारे सामने। तो सरस्वती जब है तो सरस्वती विद्या की देवी है, तो लक्ष्य लक्षण भी तो विद्या ही है। तो इनका संगम है, इनका मेल है, लक्ष्य लक्षण का संगम। इसमें आपस में कोई लड़ाई नहीं है कि लक्ष्य को जानने वाले को लक्षण नहीं जानना चाहिए या लक्षण को जानने वाले को लक्ष्य नहीं जानना चाहिए। ऐसा अगर कोई सोचे तो ये बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि लक्ष्य लक्षण के बिना नहीं हो सकते और लक्षण लक्ष्य के बिना नहीं हो सकते। जो भी लक्षण लिखा, जो आप किताब लिख रहे हैं, मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी जब करते हैं तो आप क्या करते हैं? पीएचडी तो ऐसे तो कुछ भी लिख देते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। जब पीएचडी कर रहे हैं आप तो कुछ तो प्रमाण देना पड़ता है आपको। कोई भी चीज़ आप कहते हैं, आपने मान लीजिए एक राग के आप राग के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं तो उसका देना पड़ता है ना आपको प्रमाण। इस राग में ऐसे ऐसी चीज़ है। मैं इसको बंद कर दूँ, ऑफ कर दिया, काम कर। तो प्रमाण देना पड़ता है आपको। पीएचडी करते हैं तो ऐसे ही तो कुछ भी लिख नहीं सकते। तो उसी तरह से लक्ष्य और लक्षण आपस में एक दूसरे के मेल से चलता है। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे के परिपूरक है। इतनी बातें तो मैंने आपको कर दी, पर जब मैं पढ़ती थी, पुरानी बात याद आ गई। जब मैं पढ़ती थी तो मेरे दिमाग में यही था कि शुरू से क्लास 6 से मैंने सितार लिया था। गले में थोड़ी टॉन्सिल का प्रॉब्लम था तो माँ ने बोला कि तेरे से गाना नहीं हो पाएगा तो सितार सीख ले। मैंने कहा ठीक है, पर गाना ही मेरा फर्स्ट लव गाने के लिए ही था, नहीं हो पाया। तो मैंने सितार लिया, तो सितार ही सीखना शुरू किया। ग्रेजुएशन जब कर रही थी तब फाइनल ईयर में डॉक्टर लालमणि मिश्र जी आए थे, मेरे गुरु, बाद में वही मेरे गुरु बने। तो डॉक्टर लालमणि मिश्र जी आए थे एक कंपटीशन में, वुमेंस कॉलेज में पढ़ती थी मैं, कंपटीशन में वो जज बन के आए थे। तो जजमेंट के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम म्यूज़िक कॉलेज क्यों नहीं आती? तो मुझे तो, मैं 5 किलोमीटर दूर गुदोलिया में रहती थी, तो मैं परेशान हो गई। मैंने बोला कि सर मैं तो बहुत दूर रहती हूँ और यहाँ कॉलेज में ही तो शाम हो जाती है, वुमेंस कॉलेज में शाम हो जाती है घर जाते जाते। अच्छा ठीक है, तुम ग्रेजुएशन करके फिर म्यूज़िक में आ जाओ, म्यूज़िक कॉलेज में भर्ती हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने प्रभाकर भी कर लिया था, उस समय ये रूल था। तो मैं आई उनके पास, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम फॉर्म भरो। फॉर्म भर के जब मैं पिताजी से साइन लेने गई तो पिताजी ने बोला मैं नहीं करूँगा साइन। मैंने कहा क्या हो गया? मतलब मैं इतने अच्छे रिजल्ट करके पास हुई हूँ और ग्रेजुएशन में म्यूज़िक में मैं टॉप किया यूनिवर्सिटी में, और वो मेरे को मना कर रहे हैं, कैसे कैसे हुआ? पिताजी तो कभी मना नहीं करते थे। तो पता चला, माँ ने बाद में बताया कि हमारे किसी शुभाकांक्षी ने म्यूज़िक कॉलेज के बारे में बहुत गंदी बातें मेरे पिताजी को बताया, तो वो डर के फिर हमें मना कर दिया। आपको सुनाई दे रहा है पीछे? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ठीक। तो
फिर पिताजी डर गए उनकी बातों को सुन के, तो उन्होंने बोला कि वहाँ नहीं जाना है। उन्होंने ये बोला था कि म्यूज़िक कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, मतलब म्यूज़िक का कोई पढ़ाई नहीं होती है वहाँ, फ्री मिक्सिंग के लिए लोग जाते हैं। तो अब पिताजी डर गए थे। तो फिर मैं तो रोना धोना शुरू हो गया घर में। तो मैंने बोला मैं पढ़ूंगी तो म्यूज़िक में ही पढ़ूंगी, नहीं तो नहीं पढ़ूंगी, एमए ही नहीं करूंगी मैं। तो पिताजी ने बोला नहीं किसी और सब्जेक्ट में। मैंने कहा वहाँ भी लड़के लड़कियाँ एक साथ ही पढ़ते हैं, तो फ्री मिक्सिंग होगा तो वहाँ भी हो सकता है। और मैं ही घर में सबसे ज़्यादा पिताजी से बात करती थी, तर्क करती थी, बड़ी थी घर की, पुराने ख्यालात के लोग थे घर में। तो उन्होंने बोला कि नहीं वहाँ नहीं पढ़ना है। फिर मैं गई म्यूज़िक कॉलेज, तब कॉलेज ही बोलते थे, फैकल्टी शब्द थोड़ी देर दिन बाद आया। तो मैं म्यूज़िक कॉलेज आई और मिश्रा जी उस समय प्रिंसिपल थे। तो उनके पास आके बोला सर मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा पिताजी को किसी ने गलत सूचना दी है, कुछ गलत सलत बोला है, मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं पढ़ना है म्यूज़िक कॉलेज में। बोला कि पिताजी को लेके आओ। तो फिर मैं आके माँ को बोला कि पिताजी को लेके जाना है, बाबा बोलते हैं हमारी भाषा में, तो बाबा को लेके जाना है। माँ ने बाबा से बात की, तो बाबा गए मेरे साथ, मान गए थे, फिर मेरे साथ गए। फिर मिश्रा जी से और मेरे को मिश्रा जी ने बोला बाबा आए, मैंने बोला मेरे पिताजी आए हैं। बोले ठीक है। अब बाबा को बैठाया, फिर मुझे बोला तुम बाहर जाके वेट करो। मैं बाहर आ गई। फिर पिताजी से उन्होंने क्या बात की मुझे नहीं पता, मतलब आज तक नहीं पता। तो फिर बाबा बाहर आए, बोला कि फॉर्म भर दो, मैं साइन करूँगा। तो मेरा म्यूज़िक कॉलेज में एडमिशन हुआ। एक मैं आपको यहाँ के मतलब डिसिप्लिन के बारे में एक बात जरूर बताऊंगी। मिश्रा जी इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं सह सकते थे। पहला क्लास तो पहले आपको बता दूं, मेरा प्रथम क्लास कैसे हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती जिंदगी में। मैं पहला क्लास उन्होंने यमन से ही शुरू किया। नि नि द द नि नि द द प ग नि रे ग रे ग म प द म ग प प ग म म ग प म द प रे ग ग नि स स नि नि द द नि द म प ग नि रे ग, ये उन्होंने शुरू किया। तो मैंने उनको, वो बजा रहे थे, मैंने फॉलो किया जैसे क्लास में होता है शुरू, पहला क्लास तो मैंने उनको फॉलो किया। 2 बार 3 बार 4 बार बजाया। फिर उन्होंने अंतरा शुरू किया, अंतरा फॉलो कर लिया, बजा लिया। उसके बाद मैं वही रिपीट करती गई। तो मिश्रा जी थोड़ा नाराज हो गए, मेरी तरफ देख के बोला खाली गति बजाओगी और कुछ नहीं बजाओगी? तो मैंने कहा सर आपने तो खाली गति बताया, तो तुम क्या समझती हो मैं यहाँ तुमको एक एक तान सिखाऊंगा? एम्यूज में आई हूँ मैं, तो काटो तो खून नहीं, मेरी हालत खराब हो गई। हर समय तो तान याद करके बजाने की आदत थी ग्रेजुएशन तक, और यहाँ आके बोल रहे हैं कि तान बजाओ, तुरंत तान बजाओ, तुरंत इम्प्रोवाइजेशन करने की तो आदत नहीं थी कभी। मैंने कहा सर क्या बजाऊं, कैसे बजाऊं? तो मेरी तरफ देखने लगे। फिर बोला अच्छा, मुस्कुरा कर बोला अच्छा बजाओ, ये 6 मात्रा की तान है। पहले उन्होंने 6 मात्रा की 2-3 ताने बजाए, वो मैंने फॉलो किया। फिर 8 मात्रा की, फिर वो फॉलो किया। फिर 16 मात्रा की, वो भी फॉलो कर लिया। बोला लिखो, लिख लिया। फिर बोला अच्छा बजाओ, तो मैंने बजाने लग गई, फिर बजाने लगी। फिर बोला अच्छा ठीक है। बद्री महाराज जी उस समय हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे क्लास में। उनको बोला महाराज जी आप इनको क्लास से पहले 1 घंटा 1.5 घंटे का प्रैक्टिस करवाइए। तो मेरा उनके साथ
क्लास से पहले प्रैक्टिस क्लास होता था। ये मेरा पहले क्लास का एक्सपीरियंस है। चलता रहा क्लास, मैं लक्ष्य की बात कर रही हूँ। चलता रहा क्लास। एक दिन उन्होंने बोला कि मैं ज़रा बिज़ी हूँ, कुछ काम है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तुम दोनों सितार मिलाओ, उनका और मेरा दोनों सितार मिलाओ और प्रैक्टिस करो, मैं आ रहा हूँ। मैं गई, अपनी तरफ से जितना हो सके मिला लिया सितार में, प्रैक्टिस करने लगी। इतने में एक जूनियर लड़का वो आया, वो बहुत मस्त था, बिल्कुल खूब मजाक करता था, जोक्स बताता था। वो आके बैठ गया, दीदी क्या कर रही है? मैंने कहा बजा रही हूँ। फिर वो एक दो जोक्स बताना शुरू किया तो मैं भी हंसने लगी। फिर बैठ के हम लोग थोड़ी देर हाँ ही करने लग गए। इतने में मिश्रा जी आ गए, दरवाजे के पास खड़े हो गए। उन्होंने तो दरवाजे के पास खड़े, मैं हंसते हंसते उनकी तरफ देखा तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं चुप हो गई। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस हो रही है, मैं नहीं क्लास लेता तुम्हारा, बोल के चले गए। मेरी तो हालत खराब हो गई। फिर वो लड़का तो तुरंत वहां से भाग गया। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, मैं कैसे उनके सामने जाऊं, किस मुंह से जाऊं। बहुत देर से चुपचाप बैठी रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे गई, सर माफ़ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा, आप प्लीज़ आ जाइए सिखाने के लिए। फिर आए, फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया। तो इस तरह के जो डिसिप्लिन, नियमानुवर्तिता, ये चीज़ इस म्यूज़िक फैकल्टी की, इस कॉलेज की एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वो मैंने बहन जी से भी सीखी है। समय की बहुत ज़्यादा, बहन जी तो बहुत ज़्यादा पाबंद थे समय के। अब एक चीज़ और बता रही हूँ, लक्ष्य और लक्षण की बात हो रही है। तो हम जब पढ़ रहे थे, थियरी तो है ही, आप लोगों को भी पता है, एमएज़ में हर क्लास में थियरी होते हैं, ग्राम, मूर्छना, सारना सब कुछ ही होता है। मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आया ये सारना वारना क्या है। मिश्रा जी ने बोला कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, और उन्होंने एक वीणा बनाई थी, श्रुति वीणा उसका नाम है, और वो वीणा बनाई उन्होंने, और उसको उसी तरह से 5 तार है उसमें, मुझे याद है 22 पर्दे लगाए हैं, और पर्दे जो है उभरे हुए नहीं है, फ्लैट है। तो वो 5 तार में एक आधार स्वर देगा, और 4 उसमें चतुश्चारणा जो है, 4 उसमें चेंजेस होंगे। और इस तरह से बिना ज़्यादा चेंज किए वो उन्होंने 22 पर्दों पर उन्होंने हर श्रुतियों को बताया कि किस तरह से सारणा क्रिया करनी है। क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि सारणा क्रिया है क्या, पहली बार सुना था। जबकि बाद में मेरे पीएचडी का तो ये सब आधार ही था, इस पर मैंने बहुत काम किया है, बहन जी ने करवाया है रादर। तो वो मुझे मतलब सारणा क्रिया उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया मिश्रा जी ने। फिर मैंने बृहस्पति जी की जब किताब पढ़ी, भरत का संगीत सिद्धांत, उसमें भी उन्होंने एक सितार जैसी इंस्ट्रूमेंट लेके उसमें 22 पर्दे लगा के उन्होंने सारणा क्रिया को की थी। तो वो तो मैं नहीं उस समय देख पाई थी, पर मिश्रा जी ने हमको दिखाया। तो उससे मेरे को ये लग गया कि जो बताया गया है, जो लक्षण में बताया गया है, वो लक्ष्य में प्रयोग में था, उसको करके दिखाया गया था। भरत के नाट्य शास्त्र में बाद में मैंने फिर जब मैं म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट में आई तो पूरा नाट्य शास्त्र, ओरिजिनल नाट्य शास्त्र का क्लास लगता था, और हमने सब ओरिजिनल पढ़ा है। नाट्य शास्त्र का जो 18वें अध्याय है वहाँ से शुरू होता है, आतोद्य विधि विधानिम वक्ष्यामः, वहाँ से शुरू होता है कि आतोद्य विधि पर अब हम बात करने जा रहे हैं। नाट्य शास्त्र क्योंकि नाट्य का ग्रंथ है, परंतु नाट्य बिना संगीत के तो नहीं हो सकते।
और एक बात याद रखिएगा, भरत ने कहीं संगीत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, गांधर्व शब्द का प्रयोग किया है। गाम वाचम धारयति इति गांधर्वम, तो उन्होंने गांधर्व शब्द का प्रयोग किया है। और उस समय संगीत शब्द जैसे गीतम वाद्यम आप कहते हैं, वो शारंगदेव के शब्द है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, ये जो है ये शारंगदेव के श्लोक है, भरत के नहीं है। भरत ने गाम वाचम धारयति इति गांधर्वम, गान और वाचम माने वाक्य और वाद्य दोनों, धारयति इति गांधर्वम। तो गांधर्व में गाम मतलब गेय चीज वस्तु, और वाचम वाक्य, और पद और वाद्य वीणा, ये जो धारण करता है उसको गांधर्व कहते हैं। ठीक है, गांधर्व कहते हैं। और नृत्य को उन्होंने नाट्य के साथ जोड़ा है। नृत्य को संगीत में नृत्य साथ में है, गांधर्व में नृत्य साथ में नहीं है। गांधर्व में नृत्य नाट्य का अंग है, क्योंकि नाट्य जो है वो संगीत नृत्य अभिनय तीनों को मिल करके नाट्य होता है। तो नृत्य बहुत अधिक होता है, इसलिए नाट्य के अंतर्गत, क्योंकि नृत्य में अभिनय होता है, नृत्य में अभिनय भी होता है, इसलिए नृत्य नाट्य के अंदर आता है, जिसे आजकल परफॉर्मिंग आर्ट्स में बताया गया है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में नाट्य और नृत्य ये दो चीज़ है, और म्यूजिक अलग है। तो म्यूजिक में केवल गीत और वाद्य होते हैं। अंग्रेजी में भी वही बात है, म्यूजिक में गीत और वाद्य है, नृत्य नहीं है। डांस अपने अलग है, विषय है। तो इस तरह से गांधर्व में भी गेय वस्तु और वादन वस्तु ये दोनों है। तो ये चीज़ जो है ये हमने फिर थोड़ी बहुत शुरुआत हमारे एमयूज़ में हुई थी, और बाद में म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट में आके बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ा। एक चीज़ और उस समय है, थोड़ा अभी याद आ रहा है, जब मैं म्यूज़ करती थी तो उस समय परीक्षक जो होते थे वो बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ आते थे परीक्षा लेने के लिए, मतलब नामी प्रोफेशनल जो जिन्हें हम कहते हैं वो लोग आते थे। और निखिल बनर्जी आए थे एग्ज़ाम लेने, मतलब आज हम सोच भी नहीं सकते। फिर और वो अपना सम्मान समझते थे कि यहाँ आके परीक्षा लेना है, म्यूज़िक कॉलेज में लेना है। बलराम पाठक जी, मेरा प्रीवियस में बलराम पाठक जी ने लिया था, और फाइनल में ध्रुवतारा जोशी जी, डी जोशी जी ने मेरा एग्ज़ाम लिया था। और उस तरह से वोकल में भी बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन, इवन पहले रविशंकर जी भी आते थे, कभी कभी रविशंकर जी भी आए थे परीक्षा लेने। तो इतने बड़े म्यूजिशियंस उस समय के जो मूर्धन्य संगीतज्ञ थे वो लोग आते थे यहाँ। म्यूज़िक कॉलेज के साथ उनका बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होता था। हम भी चाहते हैं कि आप लोग उनको प्रभावित करिए, जो प्रोफेशनल जो लोग हैं उनको बोलिए कि वो आए और अपना लेक्डेम वगैरह जरूर दे, कोशिश करिएगा आप लोग। तो उससे क्या होता है, आमतौर पे हमारे बच्चों को उनका सुनने को या उनसे डायरेक्ट एक्शन करने का वो चांस नहीं मिलता है, तो वो भी उनके साथ हो सकता है। तो इस प्रकार आगे के जो एमयूज़ तो कर ली मैंने, थैंक यू। ये सब नहीं चाहिए, ये नहीं, बस यहाँ नहीं। एमयूज़ करने के बाद मेरा मन तो था डीम्यूज़ करने का, मैं आपको बताऊं, पर मिश्रा जी उस समय चले गए थे अमेरिका कई साल के लिए, 3 साल के लिए। तो मैंने सोचा क्या करूं। तो उस समय
हमारे किसी शुभाकांक्षी ने मेरे को बताया कि आप बहन जी के पास जाइए, अगर बहन जी आपको राज़ी हो जाती हैं PhD गाइड करने के लिए, तो उससे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं है। उन्होंने साफ साफ बताया मेरे को। मुझे तो उतना पता नहीं था और मैं भी बहुत मन नहीं था कि मैं खाली थियरी पढूं, पर ये ज़रूर है कि मेरा भाग्य अच्छा रहा। मैं कहूँगी आज कि बहन जी के पास पढ़ने को मिला मुझे। बहन जी के पास गई, उनसे बात की, उन्होंने कुछ प्रश्न किए, तो सारी बातें जब हो गई तो उन्होंने ठीक है मैं लूँगी। टॉपिक क्या होगा? अब बहन जी ने मुझे ये बोला, तुमने मास्टर्स किया है, MS किया है इंस्ट्रूमेंटल में, तुम इंस्ट्रूमेंटल से संबंधित कोई काम लो। तो थोड़ी देर चर्चा करने के बाद उन्होंने बोला ऐसा ऐसा करो, स्वर और रागों के विकास में वाद्यों का योगदान, ये टॉपिक लो तुम, पर तुमको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा वैदिक समय से लेके आज तक। मैंने कहा मुझे संस्कृत तो बहुत अच्छी नहीं आती है, मतलब स्कूल में पढ़ा था कंपलसरी, हिंदी में एक पेपर होता है कंपलसरी, हमारे टाइम में होता था, आजकल होता कि नहीं मालूम नहीं। तो हमारे टाइम में हिंदी में एक थर्ड पेपर होता था, 10th में भी और इंटरमीडिएट में भी। मैं इंटरमीडिएट की थी, आजकल +2 हो गया है। तो उसमें हिंदी का एक थर्ड पेपर होता था, तो मैंने संस्कृत का एक थर्ड पेपर होता था। तो मैं उतनी ही मेरे को संस्कृत मैं उतनी ही पढ़ी थी, उसके बाद तो भूल भी गई। मैंने बोला चिंता मत करो, उसके लिए तो मैं व्यवस्था कर दूंगी, पर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये सोच लो। मैंने बोला मैं पढ़ूंगी। और हमारा क्लास शुरू हुआ। 2 बजे से 6 बजे तक 4 घंटा, 2 से 3 1 घंटा संस्कृत। मैं बिमला मुसलगांव गद्दी बिमला दीदी के पास पढ़ती थी। उसके बाद नाट्य शास्त्र से हमारा क्लास शुरू हुआ था। नाट्य शास्त्र को टेक्स्ट बुक की तरह, जैसे स्कूल में टेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक की तरह हमने एक एक लाइन, एक एक शब्द और अभिनव भारती का उसके साथ टीका के साथ हमने उसको कमेंट्री के साथ पढ़ा है। ये मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय मैं कहूँगी, जो 3 साल हमने पढ़ा है बहन जी के पास। हमने कभी नहीं सोचा था कि संस्कृत के ओरिजिनल ग्रंथ कभी मैं पढ़ पाऊंगी। और आज मैं जो भी पेपर लिखती हूँ, जो भी बोलती हूँ, उसमें इन ग्रंथों का इतना योगदान है। कुछ भी मैं जो बोलती हूँ वो प्रमाण के साथ बोलने की बहन जी ने हमको इतना तैयार कर दिया था। और उनके यहाँ जितने भी स्टूडेंट उनके पास पढ़े हुए हैं, आप किसी से बात कर लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए, जो लोग हैं अभी उनसे बात कर लीजिए, सभी ये कहेंगे कि ऐसा अध्ययन और कहीं नहीं हो सकता पूरे देश में। मैं ओपनली बता सकती हूँ, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ा पाएंगे जैसे बहन जी ने पढ़ा। क्योंकि इसके पीछे कारण है, उन्होंने वो संस्कृत के बहुत विदुषी थी और संस्कृत में उन्होंने PhD की थी। तो संस्कृत का बेस उनका इतना स्ट्रॉन्ग बेस था। और साथ ही साथ उन्होंने नाट्यशास्त्र कभी पढ़ूंगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। नाट्यशास्त्र पढ़ाया उन्होंने, संगीत रत्नाकर, स्वराध्याय, रागाध्याय, वाद्याध्याय, ये तीनों अध्याय हमको पढ़ाया। और उससे मेरा बेस इतना अच्छा हो गया कि बाकी सारे ग्रंथ से बहन जी ने कहा इसको तुम पढ़ो और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछना। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, अब इतना जो पढ़ा यही तुम्हारे लिए मतलब क्या बोलेंगे, एक आधार के रूप में काम करेगा। और बाकी वही हुआ। अभी कोई भी मतलब कहीं भी मैं रुक जाती हूँ, जैसे एक जगह पे आया था, आप लक्ष्य की बात कर रहे हैं ना, लोग आमतौर पर क्या पढ़ाते हैं, ये बहुत बड़ी गलत थियरी पढ़ाया जाता है, बहुत बड़ा गलत थियरी है और अभी भी बहुत जगह पढ़ाए जाते हैं। इस पर
कई चर्चाएं हुई है कि वितत, ये वितत क्या है? तत् वितत सुशिर घन, ठीक है, तत् वितत सुशिर घन। अब लोग क्या कहते हैं कि तत् के दो स्वरूप है, एक तत् है एक वितत है। तत् मतलब जो नखी या मिजराब से बजाते हैं, और वितत का मतलब जो गज से बजाते हैं। बिल्कुल झूठ, बेकार, बिल्कुल गलत है, कंप्लीटली गलत है। वितत का मतलब अवनद्ध है, इसीलिए ये शब्द है तत् वितत सुशिर घन। फिर वितत कहाँ से आया? फिर मेरे दिमाग में आया, सब लोग तो बोलते हैं वितत, वितत क्या है, कहाँ ये लिखा है कि वितत अवनद्ध है। मेरे मन में आया कि कहाँ वितत अवनद्ध है लिखा है, मुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि वितत शब्द नाट्यशास्त्र संगीत रत्नाकर कहीं नहीं मिलता है, वो बात के शब्द हैं। तो वितत शब्द कहाँ से आया, किसने लिखा, किसी ओरिजिनल संस्कृत ग्रंथ में है क्या? ये मेरे दिमाग में आई बात, तो मैं खोजना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं आज कि पार्श्वदेव का संगीत समय सार आपने देखा है? अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मानसोल्लास देखिएगा। मानसोल्लास में सबसे पहले शारंगदेव से भी के समसामयिक थे, मानसोल्लास में आया है तत् वितत सुशिर घन। तो चूंकि तत् के साथ वितत शब्द है, तो इसलिए लोग समझते हैं कि तत् के साथ ही जुड़ा होगा। तत् के साथ वितत का मतलब नहीं है। तत् वितत सुशिर, तत् तथा वनद्ध, वहाँ पे संस्कृत में जो नाट्यशास्त्र में है तथा वनद्ध, मतलब तत् और अवनद्ध शब्द है, वितत नहीं है। तत् अवनद्ध घन सुशिर, तथा वनद्ध घनम सुशिरम एवं च। तो ये मध्यकालीन समय में, यानी 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी के समय वितत शब्द अवनद्ध के साथ, क्योंकि कविता में अवनद्ध शब्द जो है थोड़ा हर्ष हो जाता है, इसलिए तत् वितत सुशिर घन ये शब्द आया। और वहां पे वितत का अर्थ ही बताया है, मृदंग, ढोलक, ये मूरज, ये सब उसमें आता है। तबला तो बहुत बाद में आया, तबले का कॉन्सेप्ट बाद में आया है, पर हाँ तबले जैसे वाद्य जरूर रहा है। अब उसका नाम उस समय क्या रहा है हम नहीं बता सकते। बहुत पहले ईसा पूर्व में भी जो कुछ चित्रों में, मतलब भित्ति चित्रों में तबले जैसे वाद्य मिलते हैं, या आप देखेंगे तो आपको मिल सकता है। तो वितत शब्द जो है बहुत गलत फहमी हम लोगों को थी, और अभी भी स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है, छोटे मोटे किताबों में अभी भी लिखा रहता है कि वितत का मतलब वायलिन, गज से बजने वाला, वो गलत है। वितत का मतलब ही अवनद्ध है। ये हमको ये बात समझ में आई, और हम भी पढ़ते थे पहले वितत मतलब गज से बजाए जाने वाले वाद्य, हम भी पढ़े हुए हैं। तो ये बात तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर किस तरह से गलत, बाद में जो गलत फहमियां हैं वो भी हम दूर कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न, एक और गलत फहमी है, मुझे समय होगा तो बता दीजिएगा। एक और गलत फहमी है, ये लक्ष्य लक्षण की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगी, समय कम है। एक और गलत फहमी है मुकाम से मेल आया, ये बहुत ही गलत है। मुकाम और मेल से कोई मतलब ही नहीं है। मिलंती वर्गी भवंती इति मेलनम, मिलंती वर्गी भवंती। तो उस समय क्या, हमारे समय खास करके हमारे समय में ये बात बहुत ज़्यादा था कि मेल जो है मुकाम से मेल आया, और मतलब बहुत सम्मान के साथ, मैं आदरणीय बृहस्पति जी के लिए मेरा बहुत सम्मान है। उन्होंने अपनी किताब भी संगीत समय सार मुझे प्रेजेंट किया था, ट्रांसलेशन किया था उन्होंने हिंदी में, पार्श्वदेव का। तो
उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने लिखा है बहुत जगह पे, उन्होंने लिखा है खासकर संगीत चिंतामणि वगैरह में उनके हैं कि मुकाम से मेल बना है, जो अरबी या और फारसी प्रभाव है, ये गलत है। मुकाम से मेल का कोई संबंध नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मारिफुन नगमात अगर आपने देखा है कभी, मारिफुन नगमात में मुकाम, दरे मुकाम आसावरी, दरे मुकाम तोड़ी, क्या मतलब है इसका? मतलब मेल है? मेल नहीं है। दरे मुकाम दरबारी, दरबारी मेल है? मुकाम का मतलब राग, जैसा, गेय पद वस्तु। क्योंकि मुकाम हमने सुना है, फारसी लोग जो मुकाम गाते हैं, मुकम्मात बोलते हैं, वो मैंने सुना है हमारे कुछ धुन की तरह है, जो लोग गाते हैं गाँव में वगैरह में, राजस्थान के खासकर वहाँ पे जो धुन है उससे मिलते जुलते कुछ धुन है। तो राग का, हमारे जो राग का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नहीं है मुकाम में, परंतु गेय वस्तु है। मुकाम से कोई मतलब, क्योंकि थाट आप जानते हैं कि मेल या थाट जो है गाया नहीं जाता, वो केवल स्वर देता है। स्वर देने का मिलंती वर्गी भवंती, ये सोमनाथ ने कहा है। जी, मिलंती मतलब मिलाना, स्वर मिलाना, वो मेलनम, या वर्गी भवंती यानी रागों का वर्गीकरण करना, उन स्वरों के आधार पर रागों का वर्गीकरण करना, वो मेल है। तो मेल तो बहुत पहले से है। और अहवल ने कहा है मूर्छना मेला गेता स्मृया मृता, मूर्छना जो है वो उसी को मेल नाम से जाना जाता है। अहवल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मूर्छना से ही, मूर्छना को ही मेल रूप में आज जाना जाता है। मूर्छना का क्या काम था? मूर्छना का कोई काम नहीं था, खाली स्वर देना था, अलग अलग स्वर समष्टि देना था, ये काम था मूर्छना का। इतना भयंकर कुछ नहीं है मूर्छना। मूर्छना का मतलब स्वर देना, जिसमें विशिष्ट स्वर समुदाय को मूर्छना कहते हैं। थोड़ा नियम अलग था, आज के नियम से थोड़ा नियम अलग था, इतना ही है कि उनका काम, मूर्छना का काम केवल स्वर देना है। उसके बाद ग्राम राग होगा या जाति होगी या ग्राम राग होगा या भाषा राग होगा, ये सब आता है, वो तो वो गेय वस्तु है। और मूर्छना केवल स्वर देता है। उसी तरह से मेल का काम है केवल स्वर देना। और सोमनाथ ने क्या बोला और भी स्पष्ट किया, थाट इति भाषायाम, मतलब बोलचाल की भाषा में उसको थाट बोलते हैं। अब इससे ज्यादा आप क्या समझेंगे? मूर्छना मेला गया स्मृता थाट इति भाषायाम, मूर्छना को मूर्छना मेला गया स्मृता वो अहवल ने बताया, और सोमनाथ ने बताया मिलंती वर्गी भवंती इति मेलाः, मतलब जो मिलाना, मिलंती जो स्वर का जहाँ मेलन होता है उसको मेल बोलते हैं, या वर्गी भवंती जहाँ पे वर्गीकरण किए जाते हैं, क्लासिफिकेशन रागों का, उसको मेल कहते हैं। और थाट इति भाषायां, इसी को बोलचाल की भाषा में थाट कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है जो लक्ष्य और लक्षण क्या है? यही लक्ष्य और लक्षण है, जो हम लक्ष्य में कर रहे हैं उसी का लक्षण है। ये कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, भयंकर चीज नहीं है। इसीलिए शास्त्र और प्रयोग के साथ कोई लड़ाई नहीं है। जो आमतौर पे लोग कहते हैं तुम तो थियोरी पढ़ो, जाओ 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 थियोरी पढ़ो। अरे थियोरी किसका पढ़ रहे हैं भाई? आप जो गा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, उसी के तो थियोरी पढ़ रहे हैं हम। कोई अपनी नई थियोरी थोड़ी पढ़ रहे हैं। हाँ, हम खोज रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो कब से ऐसा शुरू हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके स्वरूप क्या है, ये हम खोज रहे हैं। तो इसमें तो कोई बुरी बात तो नहीं है उसमें। और हमें तो वो जानना भी जरूरी है, जो आप कर रहे हैं उसको भी जानना जरूरी है। अगर हम उसके लक्षण को पढ़ेंगे तब, पढ़ने के लिए, उसके आधार को जानने के लिए, उसके हिस्ट्री को जानने के लिए। अब जैसे स्वरों की बात करती हैं, आज आप बोलेंगे कि स्वर, अरे स्वर तो सब अरब से आया, भारत से आया है। तो क्या हम घास छील रहे थे इतने दिनों तक? हमारा स्वर कहाँ था? हम तो ग्राम मूर्छना, क्या ग्राम मूर्छना क्या है?
ग्रामिक स्वर क्या है? वही स्वर है जो आज हम गाते हैं, बजाते हैं। खाली फर्क क्या है, अंतर क्या है कि आज हम जानते नहीं क्या कर रहे हैं कुछ लोग, और जो जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं उसको हम दुत्कारते हैं। अरे तुम तो थियोरी जाओ, तो थियोरी पढ़ो। थियोरी को पढ़ो क्या? आप जो कर रहे हैं हम उसको पढ़ रहे हैं। और हम आज आपको बता रहे हैं कि साम के जो नारदीय शिक्षा है उसको हमने पढ़ा है। नारदीय शिक्षा में जो स्वर बताए गए हैं उनमें जो सूक्ष्म स्वर बताए गए हैं, भरत ने जो सूक्ष्म स्वरों की बात की है वो सब आज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए आज भी मोटे तौर पे हम 22 श्रुतियाँ कहते हैं, परंतु बार बार लोगों ने कहा है श्रुतियाँ अनंत है। पता है ना, श्रुतियाँ अनंत है। क्यों? क्योंकि जब आप दरबारी में गाएंगे तो उसमें कोमल गा जब लेंगे तो वो गा क्या आज का कोमल गा जहाँ पे स्थिर है वो है क्या? नहीं है ना। क्या वही गाएंगे या बजाएंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह से जो आप कर रहे हैं, इसलिए इसको अनंत कहा गया है। पर जरूरी है कहीं भी स्थिर होना, तो मोटे तौर पर हमने 7 स्वर तो वही है, समय के अनुसार उसके जगह केवल बदल गई है। कोई शुद्ध है, कोई कोमल है, वो केवल शुद्ध कोमल की जगह बदल गई। नाम कभी कभी नाम बदल गया है, समय के हिसाब से नाम बदल गया है। वही चीज अभी नारदीय संगीत रत्नाकर में नृत्य की बात करेंगे तो नृत्य में उसमें कई एक ऐसे नृत्य बताए गए हैं, नाम अलग है, उसको आज आप भी कर रहे हैं। ताल की बात है, ताल वही ताल है, बहुत सारे ताल हैं, कुछ ताल नए बने हैं पर कुछ ताल वहाँ पर उस समय भी बजाए जाते थे, नाम अलग होते थे या उसके स्वरूप अलग होते थे। तो ये चीज जो है इसको जानना, इसको पढ़ना, उसका ज्ञान होना, अगर आप जान के कोई चीज करें तो और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आज का समय जो यूनिवर्सिटी का समय है, तो यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ेंगे या स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे तो उस समय आपको जानने का मन होता है कि ऐसा क्यों है, कैसे है, क्यों, कैसे और क्या, ये तो जानना हमारी ज़रूरी है। हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। और ये क्या, क्यों, कैसे, ये जो है यही हमारे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अगर ये सामने रख करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हमें आधी बातें समझ में आ जाती है। और हम छात्रों का, शिक्षकों का ये कर्तव्य भी है कि हम अपने बच्चों अगर पूछते हैं हमसे क्या, क्यों, कैसे, ऐसे पूछते हैं तो हम अपनी तरफ से उनको जितना जैसे हो सके उसके पूरी तरह से जवाब दें। जैसे बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं, क्या ये क्यों हो रहा है माँ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों, ये कैसे जाएगा, तो बच्चा पूछता है तो माँ नाराज हो जाती है, चुप बैठ जा। नहीं बैठाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो हम शिक्षकों का भी यही है कि ये जो प्रश्न किए जाते हैं, बच्चे प्रश्न करते हैं, उनको बताते हैं, वो सारी बातें उसको, यही लक्षण है, यही प्रयोग, संगीत में यही प्रयोग और शास्त्र है। ठीक है, समय ले लिया मेरे ख्याल से, ज़्यादा ले लिया। मेरा नाम प्रदीप है। मैं अभी शोध छात्र हूँ, मैं एकदम नया हूँ अभी। मैम, एक क्वेश्चन ये है कि आपने वितत के बारे में बताया कि उसको अवनद्य वाद्य माना गया है। हाँ? आपने बताया कि वितत वाद्य, जो वितत की श्रेणी आती है, उसको अवनद्य वाद्य माना गया है सारे ग्रंथों में। मानना चाहिए, वो अवनति है, मानना की बात नहीं है। जी मैम, वितत शब्द का अर्थ ही अवनद्य है। जी मैम, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं उसमें कहीं भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहीं भी ऐसे मत बोलिए, मैं ऐसे हवा में थोड़ी बात कर रही हूँ, कहीं भी क्यों बोल रहे हैं आप। मध्यकाल के जितने भी, आप दूर मत जाइए। आप पंडित लालमणि जी की किताब पढ़ लीजिए, भारतीय संगीत वाद्य,
ठीक है, उसमें देख लीजिए, उसमें वितत शब्द है। बच्चे का दीदी ये कहने का अर्थ ये है कि ये जो गलतफहमी है इतनी ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड हो गई है ये कि मार्किंग में 0 मिलता है और जब ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसको मानते नहीं है। वो तो अब क्या बोलूँ मैं, उनका मेरे मुंह से बस यही उसका प्रश्न यही है। नहीं, हम तो जान रहे हैं दीदी, बिल्कुल ये स्वीकार्य है। तो ये हम लोग कहाँ ये इस चीज़ को, हाँ, सबसे बड़ा आधार है वो। तो सबसे बड़ा आधार है मानसोल्लास। जी। तो ये बच्चों सबसे से बड़ा जैसे आज आधार है पता चल गया। मानसोल्लास, संगीत समय सार हाँ। और मध्यकालीन नंददास और इत्यादि के कविताएं, तो आपकी जिसमें अनुमति लेकर जिसमें इसमें ये शब्द, ये जो तत्व वितत सुशील घन तारा पंच तत्व में बने शरीरा, ये कहा है। तो ये जो है ये पंडित लालवानी मिश्र जी के संगीत, भारतीय संगीत वाद्य के अवनद चैप्टर में जाकर देख लीजिए। स्टूडेंट्स को यही कहना है कि आज जो हम जिनके सामने जिनकी बातें हम सुन रहे हैं वो प्रमाण है, उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि शुरू में मैंने कहा कि जिन विदुषी परंपरा में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, ये बात ऑथेंटिक है। आपको जो करना है कि एक एक बात सुन के, इसीलिए मैंने कहा लिख लीजिए। जब आप ग्रंथ लिखेंगे इनके बाद, अगर आप कहीं क्लेम करेंगे, कहीं ऑब्जेक्शन करेंगे तो सब प्रमाण करिएगा, तब जाके आपकी बात सुनी जाएगी। पर ग्रंथ पढ़ना है आपको, उस श्लोक को आपको उसमें छांटना है, सब प्रमाण ऑब्जेक्शन करना है। यही प्रमाण मैं आपको दे रही हूँ ना, यही प्रमाण लिखिएगा आगे। बिल्कुल दीदी, हाँ लीजिए। आप मेरा मत लिखिए, आप ये लिखिए कि मानसोल्लास में ये स्पष्ट है तत् वितत सुशील घन, ओके। और वितत में उन्होंने अवनद्य वाद्यों की लिस्ट बताई है, ठीक है। और नंददास और 3-4 और कवियों के मिश्र जी ने दिया है भारतीय संगीत वाद्य में, उसका रेफरेंस दे दीजिए। जिनको नंबर नहीं देना, उन्होंने क्या किताब पढ़ी है मुझे मालूम है, संगीत विशारद पढ़ी है उन्होंने। मैंने मतलब मुकेश जी से मेरे बहुत अच्छी मित्रता थी, लड़ाई भी बहुत होती थी उनके साथ मेरी। तो मैंने उनको यही बोला था कि मैं अपने क्लास में जाके स्टूडेंट्स को पहली बात बताती हूँ, संगीत विशारद जला करके मेरे क्लास में आया करो। इतने गलत उसमें सारी बातें की है और वही सब पढ़ते हैं। बहुत दुख की बात है। हाँ, वही तो, एक बार आप झूठ को बोलते रहिए वो सच हो जाता है। और आप डरते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जब किताब निकली तो लोग मेरे को, कई लोग, नाम नहीं लूँगी, कई लोगों ने बोला ये अपने को बृहस्पति जी से ऊपर मानती है, क्योंकि मैंने उसमें प्रूफ किया है कि मुकाम, मेल और थाट ये एक चीज़ नहीं है। मुकाम से मेल और थाट का कोई मतलब नहीं है, मुकाम से मेल नहीं आया है। मेल पूरी तरह से भारतीय है। मूर्छना से मेल आया और मेल और थाट एक ही टाइम में प्रयोग करते थे। थाट जैसे बताया मैंने आपको, सोमनाथ के राग तत्व विबोध है, उसमें स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी के, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, मिलंती बर्गी भवंती इति मेलाः थाट इति भाषायाम। बोलचाल की भाषा में इसी को थाट बोलते हैं। और मिलंती मतलब मिलाया जाता है, यानी किसको मिलाता है? स्वरों को, रागों के स्वरों को जो मिलाता है उसको मेलन कहते हैं, मेल कहते हैं, या वर्गी भवंती यानी रागों का वर्गीकरण करते हैं, मतलब बराबर के स्वरों को ले करके रागों का वर्गीकरण करना। भैरव के राग, उसके अंदर आने वाले और राग, जैसे आज भी आप लोग करते हैं, ठीक है। थाट, भैरव थाट के अंतर्गत आप भैरव, रामकली इत्यादि इत्यादि आप करते हैं, उसी तरह से। तो ये जो आज हम पढ़ते हैं, मतलब थाट का जो नियम है वही नियम मेल के लिए है।
और अहोबल ने स्पष्ट रूप से कहा है, मूर्छना मेला गया स्मृता, मूर्छना को ही मेल नाम से जाना जाता है। तो अब हम ओरिजिनल किताब को सही मानेंगे या फिर जो ये 4th ग्रेड किताब को सही मानेंगे, जो ऐसे ही स्कूल कॉलेज में 2 दूनी 4 तो ठीक है, बचपन में सिखाया जाता है, फिर आगे जाके हर समय 2 दूनी 4 नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे? 3 1 4 होता है, तो तब क्या करेंगे आप? तो वो मैं बता रही हूँ कि इन चीज़ों को आप जिस स्टैंडर्ड में है उस स्टैंडर्ड में आप बात करिए, उस स्टैंडर्ड तक पहुँचिए। आप 10th के आप 6th के स्टैंडर्ड में एम्यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 6th के स्टैंडर्ड में एम्यूज नहीं कर सकते, तो आपको अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है तो उनको आप रेफरेंस दीजिए, अपने आप मुंह बंद हो जाएगा उनका। ऐसे कैसे एग्जामिनर 0 दे देंगे? इसका मतलब एग्जामिनर को नहीं आता है, सीधी बात है। हम भी नहीं समझते थे, अपने बचपन में हम भी पढ़े हुए हैं। फिर हमने वो मेरे घर में संगीत विशारद नहीं मिलेगा, था मेरे पास, कहाँ गया मालूम नहीं। और शांति गोवर्धन और विद ऑल द रिस्पेक्ट, मतलब इस तरह के कुछ और किताबें हैं। मैं वो किताब कभी हर समय मना करती हूँ, ऐसी किताबें नहीं पढ़वाओ। जो स्टैंडर्ड की किताब है, बहुत किताब निकली हुई है, आप पढ़ो उसको। मैम, ये लालमणि मिश्र जी के भारतीय संगीत वाद्य में स्पष्ट रूप से ये बात लिखा गया है। सुनाई नहीं दे रहा है, आप प्लीज सामने आके बोलिए। हेलो मैम, आपने लालमणि मिश्र जी की पुस्तक भारतीय संगीत वाद्य का बताया था, तो उसमें ये बात लिखा हुआ है कि मतलब बात कहें, तत् को पहले कहत हैं वितत दूसरो जान, तीजो घन चौथे शिखर तान सेन परमान। तो इसमें ये बात कहा गया, उपयुक्त उदाहरणों में कहीं भी अवनद्ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अवनद्ध नहीं है बात। जी हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवनद्ध नहीं है। उसी में ये बात वितत ही अवनद्ध है। इन्होंने कहा कि प्राचीन ग्रंथकारों ने जिसे अवनद्ध, अनद्ध या नद्ध वाद्य कहा है, उसी को तानसेन ने वितत कहा है। एक शब्द यहाँ तानसेन का रेफरेंस ये दिए हैं, हो सकता है मानसोल्लास वाली बात भी एकदम सही है। यही तो मैं बता रही हूँ। और यूजीसी के लिए मैं एक बात यह है कि वो कुछ सवालों के जवाब अपने मनगढ़ंत कर लिए हैं और उसका प्रमाण पता नहीं है कि नहीं। जैसे कुछ ग्रंथों के समय को लेकर बृहदेशी या नाट्यशास्त्र को एग्जैक्ट कैसे कह सकते हैं 34वीं शताब्दी, जबकि प्रेमचंद शर्मा जी 5वीं शताब्दी मानती हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यूजीसी में गड़बड़ी है कुछ। एक प्रॉब्लम हम लोग का, ये समस्या जो है ये शुरू से हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे जो पहले जितने प्राचीन, जिसे हम प्राचीन कहते हैं, लोग तो मध्यकालीन लोगों को भी प्राचीन कह देते हैं। शारंगदेव को भी प्राचीन, शारंगदेव कोई प्राचीन नहीं थे, शारंगदेव मध्यकालीन ग्रंथकार है। तो नाट्यशास्त्र को मान सकते हैं प्राचीन, क्योंकि वो बिफोर क्राइस्ट है। और एग्जैक्ट टाइम क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ, समस्या ये है कि हमारे जो ग्रंथकार होते हैं वो अपनी परिचय नहीं देते। परिचय मतलब अपने बाद में, जैसे शारंगदेव ने पूरा परिचय दिया, तो इससे हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि वो किस शताब्दी के थे। ठीक है, 13वीं शताब्दी के थे। और मजेदार बात है, हम शारंगदेव को मानते हैं कि ग्राम मूर्छना, वो भी लोगों ने प्रचार किया इसलिए हुआ है। ग्राम मूर्छना पद्धति उस समय गाई जाती थी। मेरी बृहस्पति जी के साथ बहुत इस बात पर लड़ाई होती थी। मैंने उनको बोला कि शारंगदेव के समय 13वीं शताब्दी है और उस समय ग्राम मूर्छना पद्धति थी, और एकदम से 14वीं शताब्दी में सब चेंज हो गया। पूरा देश में एकदम धमाका आ गया। क्या हो गया देश में कि पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, और हमने पूरा अरबी फारसी से, अरब फारसी से सारे म्यूजिक ले लिए। ऐसा हो सकता है? तो मेरे को उन्होंने जवाब दिया, अरे बेटी तू समझती नहीं है। मैंने कहा समझती नहीं तो तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। अगर सब कुछ समझ जाती तो मैं आप हो जाती। तो
आपको क्या करना है, तो एक बार उन्होंने बहन जी से बोला तुम्हारी ये छात्रा मेरे से लड़ाई करती है। तो मैं कहा अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, अगर आप जवाब नहीं देते उसको लड़ाई समझते हैं तो लड़ाई करती हूँ मैं आपसे, पर मैं आपसे ही पूछूंगी क्योंकि आप मूर्धन्य संगीत शास्त्री हैं, तो मैं और किन से पूछूंगी फिर, बोलिए आप। तो चुप है, मैं अच्छा ठीक है मैं तेरे को समझाऊंगा। समझाने की बात नहीं है, जो है उसको आप प्रूफ करो। अगर नहीं है आप मेरे को बोलो कि आपने ये गलत बोला है, मैं मानूंगी। आप प्रमाण दे के बोलो, मैं मानूंगी। शारंगदेव के समय, अगर शारंगदेव के समय ग्रामोच्चन, शारंगदेव ने अपने ग्रंथ के शुरुआत में लिखा है कि मैंने इतने ग्रंथों को देख के उसका सार तत्व के रूप में ये संगीत रत्नाकर लिखा है। उसको तो कोई पढ़ता नहीं। उन्होंने अपने से थोड़ी लिखा है, अपने समय के संगीत के बारे में उन्होंने कहीं कहीं थोड़ा बहुत एक संकेत मात्र दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। अपने समय का संगीत के बारे में लिखा नहीं। और मजेदार बात है कि शारंगदेव के समय, लिख लो तुम लोग, शारंगदेव के समय दिल्ली में अमीर खुसरो, खिलजी राज्य था, अमीर खुसरो उनके कोर्ट में थे। और अमीर खुसरो कोई संगीतज्ञ, उनके कोर्ट के संगीतज्ञ नहीं थे, अमीर खुसरो उनके सेनापति थे। वो सारी जिंदगी उन्होंने लड़ाई के मैदान में भी गुजारी, ये भी सुन लीजिए। वो संगीतज्ञ थे, मतलब संगीत के ज्ञाता थे, बहुत अच्छे ज्ञाता थे, प्रोग्राम कराते थे सभा में। उस समय तो ये नियम ही था, शाम को बैठ के, दिन में लड़ाई करते थे, शाम को बैठ के उनकी सभाएं चलती थी। वो तो था, वो संगीत ज्ञाता थे, संगीत जानते थे। पर उन्होंने ये लिखा